हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं कंप्यूटर के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सब पूरे सेशन में बने रहें और यदि आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और चैनल के होम पेज पे जाकर आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाइए और यहाँ पर इसका पीडीएफ दे दिया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक छोटा सा जानकारी बता दें। यदि आप आगामी जूनियर असिस्टेंट और अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके नोट्स के लिए आप सब चैनल के जब होम पेज पर जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और जो आप सबका नोट्स रहेगा कलरफुल रहेगा और उसके साथ साथ 500 से भी ज़्यादा आप सबको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। ठीक है। और आप सबका जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पर्सनल मैसेज किए थे और अपने बारे में बताएं। ठीक है, कि उन सब का कितना क्वेश्चन सही है। तो बहुत लोग का बहुत अच्छा मार्क आया है, जो कि हम जब देखे थे सबका मैसेज तो हमें बहुत खुशी हुई थी। ठीक है। और बहुत सारे लोग आज भी मैसेज कर रहे थे कि जैसे जैसे लोग मिला रहे थे मैसेज कर रहे हैं, तो सबका रिस्पांस लगभग बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें से भी एक दो लोग ऐसे आ जाते हैं ना, जो एकदम निगेटिव विचार के रहते हैं। हमारे समझ से वो क्या करते हैं ना, जब पेपर आता है तब केवल पढ़ते हैं, उसके बाद टीचरों को गाली देते हैं जब उनका पेपर सही नहीं बनता। तो ऐसे भी लोग रहते हैं। ठीक है। तो एक दो लोग ने भी ऐसे निगेटिव मैसेज किए थे कि सर आपका पढ़ाया एक भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए एकदम सेम टू सेम रिपीट थोड़ी नहीं होगा, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में थोड़ी नहीं डाल रहा कि प्रीवियस ईयर उठा के डाल देगा। ठीक है। तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जहाँ स्टूडेंट ने 13-14 सही कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सबका हमारे समझ से उसका 5-6 सही होगा, इसीलिए ऐसे आग बाबूला हो रहे हैं। ठीक है। तो मेहनत कीजिए, अभी से टाइम है। ठीक है। नोट्स को पढ़िए और सेशन को देखिए, बार बार पढ़िए, तब अच्छा बनेगा। और इतना सारा 50-60 बच्चों के मैसेज में 2-3 लोग का ऐसे नेगेटिव कमेंट आया। ठीक है। जो कि हमें भी अच्छा नहीं लगा था कि आप सब में कहीं ना कहीं तैयारी की कमी है। ठीक है। तो उस कमी को आप पूरा कीजिए। जब कोई टीचर आप सबको बताता है तो आप सब अपने आप को बहुत तेजु खां बनते हैं। ठीक है, कि हमें सब आता है, और जब पेपर ख़राब चल जाता है तो उसका ठिकरा किसी और पर सुनाते हैं। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जिसका जिसका भी पेपर अच्छा हुआ वो सब अपने अपने टाइपिंग की तैयारी कीजिए। ठीक है। और भरपूर टाइम दीजिए टाइपिंग में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, और जिसका अच्छा हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप सब ऐसे तरक्की करते रहें और आप सब फाइनल सिलेक्शन तक जाएं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज फाइल मुख्य रूप से रैम के विस्तार के रूप में काम करता है। तो पहला तो सही कह रहा है। ठीक है। देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाने का मतलब ये है कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो, रिवीजन ज़्यादा हो। ठीक है। तो आगामी जो एग्ज़ाम लगा AJTA का, उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सेशन। क्योंकि कई बच्चे तो स्टूडेंट तो ऐसे मैसेज किए थे, सर AJTA के लिए भी कुछ कीजिए। तो AJTA के लिए है, सबके लिए है। ठीक है। क्योंकि UP SSSC का सिलेबस है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि पेज फाइल हार्ड डिस्क पर स्थित होता है और जब रैम पूर्ण हो जाती है तब उपयोग होता है। क्या बात सही है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे आप सबको सेम फाइल भी मिलेगा, है ना, ताकि आप सब जब रिवीजन करें तो आप सबको लगे ऐसा कि हम यूट्यूब पर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। ऐसा सेट किए हैं सब। देखिए, पेज फाइल एक वर्चुअल मेमोरी फाइल होती है। तो सबसे पहले इसको जान लीजिए कैसा होता है। वर्चुअल मेमोरी फाइल जो रैम फुल हो जाने पर इस्तेमाल होती है। यह हार्ड डिस्क पर होती है और रैम के एक्सटेंशन की तरह काम करता है। तो ये जो मेन जो पॉइंट है ना, यही से सब क्वेश्चन आता है। ठीक है। और जब क्वेश्चन बना देता है एग्जाम में तो कहते हैं सब हार्ड है।
कह रहा कि डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम आईपी एड्रेस को ह्यूमन रीडेबल नाम में बदलने का काम करता है। पहला सही है। कह रहा कि डीएनएस का कार्य आईपी एड्रेस को यूआरएल में इनकोड करना। देखिए आईपी एड्रेस में नहीं बदलता है, यूआरएल में, ठीक है। तो डीएनएस को किस में बदलता है? आईपी एड्रेस में। तो दूसरा गलत है, तो केवल कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर सी था, जो कि स्टेटमेंट आप सबका पहला सही है। आगे देखिए, डीएनएस का काम आईपी एड्रेस को किस में बदलना है? डोमेन नेम, जैसे इतना में बदलना होता है, ना कि आईपी एड्रेस को यूआरएल में, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। डीएनएस का काम क्या था? डोमेन नेम को किस में बदलना? आईपी में चेंज करना, ठीक है। तो ये थोड़ा स्टेटमेंट मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। बिल्कुल बात सही है। और जब इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता तो ये एचडीडी से क्या होता? तेज होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि एचडीडी की तुलना में एसएसडी अधिक तेज और टिकाऊ होता है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए ये तेज होता, टिकाऊ होता है, ठीक है, और कम गर्म होता है, और क्या होता है? अधिक महंगा भी होता है। जाहिर सी बात है, टिकाऊ चीज़ महंगा होता ही है। क्वेश्चन नंबर 4, टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। एक होता है टीसीपी, एक होता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एक कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। जबकि टीसीपी क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, जो डेटा को ट्रांसफ़र करने की गारंटी देता है, ठीक है। अच्छा, दोनों तेज कौन होता है? तेज कौन सा होता है? यूडीपी, लेकिन ये डेटा के डिलीवरी की गारंटी नहीं देता है, ठीक है। आगे क्या? टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पैकेट के क्रम और रिसेडिंग का प्रबंध करता है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर भी पहला आपका सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन आधारित होता है और ये सुनिश्चित करता है कि सभी डेटा पैकेट सही क्रम में पहुँच गए हैं कि नहीं। यह एक्नॉलेजमेंट और रिट्रांसमिशन की प्रक्रिया भी करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे खाली ये जो कीवर्ड है ना, ये भी पूछा जाता है। कौन है? रिट्रांसमिशन की प्रोसेस करता है, तो आप बताएंगे टीसीपी। यूडीपी से कंपेयर आप सबको बता दिए, ठीक है। कह रहा कि फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो अनधिकृत एक्सेस को रोकता है। बिल्कुल बात सही है। तो फायरवॉल देखिए, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकती है, ठीक है। और फायरवॉल केवल सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है और हार्डवेयर में इसका कोई प्रयोग नहीं होता। ये बात गलत है। अभी आप सबको ऊपर बताए थे ना, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। तो केवल पहला सही है, जो कि हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन पर है, ठीक है। देखिए फायरवॉल एक सुरक्षा दीवार होती है जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करती है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हो सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर इन टू इन कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार है। क्या बात सही है? तो बिल्कुल बात सही है। जो ट्रांसमिशन लेयर होता है ना, आपको बताते ओएसआई में कितना लेयर होता है? 7 लेयर, और उसी में एक ट्रांसपोर्ट लेयर है जिसको बोलते हैं ओएसआई का हार्ट। तो इसी को ओएसआई का हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला तो सही है। दूसरा वाला क्या है कि ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर डेटा इनक्रिप्शन और यूजर ऑथेंटिकेशन करती है। देखिए ये काम ओएसआई का नेटवर्क लेयर का काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी केवल पहला सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को सेगमेंट में बदलती है और एंड टू एंड रिलायबिलिटी प्रदान करती है, जबकि इनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन कार्य एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन या सेशन लेयर में होते हैं, ना कि नेटवर्क लेयर में। आप सबको एक अलग शॉर्ट वीडियो में मतलब है टॉपिक वाइज करवाएं कंप्यूटर AJT वाले, आप सबका एग्ज़ाम है, आप सब प्ले लिस्ट में जाकर मैराथन को देखें, उसको देखें, ठीक है। और आप सब इतना अगर देखते हैं ना तो पर्याप्त है, आप सब 14-15 क्वेश्चन बना लेंगे। बहुत सारा वीडियो है प्ले लिस्ट में, आप सब एक ही जगह पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। 10 जगह पढ़ेंगे तो यही बात दिक्कत होती है। तो जो भी अच्छे टॉप स्टूडेंट हैं जितने भी मैसेज किए थे ना, तो उनमें से आप सबको बता दें कि अधिकतर बच्चे ऐसे थे स्टूडेंट जो यहीं पर हमसे ही पढ़े थे और बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, ठीक है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप सब कहीं भी पढ़िए, यहाँ पढ़िए, कहीं भी एक ही जगह पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक। आप सब अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि IPv6 में एड्रेस स्पेस 128 बिट्स का होता है, जिससे अधिक यूनिक एड्रेस उपलब्ध हो जाते हैं। बिल्कुल बात सही। एक आपको बताते IPv4, एक बताते IPv6। ये जो 6 वाला ना IPv4 का नया वर्जन है। IPv4 का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये वर्जन लिखा है, और वर्जन 6 सीधे 4 से किस वर्जन पर आ गया, 6 वर्जन। 4 वाला 32 बिट का बताए थे और 6 वाला 128 बिट का, और ज़्यादा एड्रेस इसका होता है। पहला सही है। कर कि IPv6 में ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन की सुविधा IPv4 से बेहतर होती है। क्या बात सही है? देखिए इसमें ये सुविधा होता ही नहीं है, ये हट गया है, ठीक है। तो जो ब्रॉडकास्ट वाला सिस्टम है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो दूसरा जब गलत हो जाएगा तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं IPv4 में 128 बिट एड्रेसिंग होता है, तो बात सही है। लेकिन IPv4 में ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन को हटा दिया गया और इसके जगह पर मल्टीकास्ट और एनी कास्ट का प्रयोग किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी आप सबसे पूछ लेगा कि IPv4 और IPv6 में किस में मल्टीकास्ट और एनी कास्ट का प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे IPv6 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कैश मेमोरी का मुख्य कार्य फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा को तेज़ी से CPU को उपलब्ध कराना है। बिल्कुल बात सही, इसका यही काम होता है ना। आपको बताते सबसे तेज़ मेमोरी कौन होता है, रजिस्टर, फिर कैसे, फिर रैम, रोम, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। कैसे मेमोरी रैम से भी धीमी होती है, ये बात गलत है। रैम से भी तेज होता है, केवल धीमा होता है रजिस्टर से, ठीक है। तो C आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्या है कि कैसे मेमोरी CPU के बहुत नज़दीक होती है और रैम से तेज होती है। ये फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करके प्रोसेसिंग को तेज करती है। तो मेमोरी के बारे में आप सबको बहुत सारा बताए हैं। आप सब प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखें, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। ऐसा नहीं कि UP ट्रिपल से एकदम महासागर की तरह कहीं भी पूछ रहा, नहीं, आपके सिलेबस से पूछ रहा, बट थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहा। आप सब जब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आप सब वो सब आराम से कर लेंगे। और आयोग का देखा गया ना, जितना भी 12-13 पेपर लिया है, सबका अलग अलग पैटर्न है ना। किसी में दूसरे मॉडल, किसी में 3-3 असेसन का पूछ रहा, किसी में एक भी नहीं पूछ रहा, किसी में 2-2 पूछ रहा है। अभी आप जूनियर असिस्टेंट में देखे थे असेसन रीजन का आया था, ठीक है। कर कि मशीन लर्निंग, वो भी बहुत आसान था, असेसन रीजन का जो आया था, सब लोग किए होंगे। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग वह प्रक्रिया जिसमें डेटा बिना लेबल का प्रयोग होता है। आप सबको 2-3 प्रकार के बताए होंगे ना, कि एक होता है सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और सेमी सुपरवाइज, है ना। ये मशीन लर्निंग के प्रकार है, रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो आपको बताते हैं जो बिना लेबल डेटा होता है ना, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में यूज होता है, ना कि सुपरवाइज में। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अनसुपरवाइज लर्निंग में हिडन पैटर्न को ट्रेनिंग डेटा से निकाला जाता है, जिसमें कोई प्री डिफाइंड
आउटपुट नहीं होता है। बिल्कुल बात सही है, केवल डी आपका सही है ऑप्शन। तो सॉरी, केवल दूसरा ऑप्शन सही है स्टेटमेंट। तो किस ऑप्शन पर आएंगे? डी ऑप्शन पर। ठीक है, आगे क्या है देखिए, सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा का प्रयोग होता है, जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में अनलेबल डेटा का। ठीक है, और जो रिइंफोर्समेंट होता है वो किस पर आधारित होता है? पनिशमेंट और रिवार्ड पर। करा कि SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है, जबकि POP3 और IMAP का प्रयोग ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आप सबसे बना था, है ना। तो SMTP का मतलब सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका काम होता है कि ईमेल को भेजना। POP3 और IMAP दोनों का काम होता है ईमेल को प्राप्त करना। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और एक होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP क्या करता है? इस सर्वर पर इसका डेटा बना रहता है। POP3 क्या करता है? सर्वर से डेटा डाउनलोड करके वहाँ से डिलीट कर देता है। दोनों में यही अंतर है POP3 और IMAP में। तो पहला तो सही है, SMTP क्लाइंट से सर्वर तक ईमेल भेजने में प्रयोग होता है, जबकि POP3 IMAP ईमेल को क्लाइंट पर डाउनलोड या सिंक्रोनाइज करने के लिए होता है प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही लिखा है, ए ऑप्शन। सिंपल में ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल IMAP SMTP का मतलब ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है, जबकि POP3 क्या वर्जन है? ठीक है, वर्जन 3। IMAP ईमेल को प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है। IMAP सर्वर सिंगिंग के लिए और POP3 केवल डाउनलोड करने के लिए होता है। दोनों में यही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 11 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा कि एक्सपर्ट सिस्टम एक प्रकार का AI प्रोग्राम होता है जो मानव विशेषज्ञ की तरह निर्णय लेता है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर दूसरा क्या है कि एक्सपर्ट सिस्टम में मशीन लर्निंग मॉडल्स का अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। यहाँ देखिए लिखा अनिवार्य रूप से, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही बन जाएगा। देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम रूल्स बेस्ड सिस्टम होते हैं जो प्री डिफाइंस नॉलेज बेस और इन रेफरेंस इंजन से काम करते हैं। मशीन लर्निंग का प्रयोग इसमें ज़रूरी नहीं होता, मतलब एकदम एग्जैक्ट एकदम ज़रूरी नहीं होता कि एकदम हाँ होना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि पेजिंग तकनीकी में मेमोरी फिक्स्ड साइज जिसको बोलते हैं ब्लॉक में विभाजित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला सही है। पेजिंग तकनीक को फ्रेगमेंटेशन की समस्या को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर भी पहला आपका स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पेजिंग में मेमोरी को समान साइज के पेजों में बांटा जाता है जिससे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या को कम किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पेजिंग पूछा जाता है, ये मेमोरी मैनेजमेंट करने की एक विधि है। कह कि HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल है जो प्रत्येक रिक्वेस्ट को एक ही रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट करता है। पहला तो सही है। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTP का एक सिक्योर वर्जन है। बिल्कुल बात सही है, जो SSL या TLS इनक्रिप्शन का प्रयोग करता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर भी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए पर। ठीक है, तो देखिए HTTP स्टेटलेस होता है और HTTPS में SSL या TLS इनक्रिप्शन का प्रयोग होता है जिससे कम्युनिकेशन सिक्योर होता है। तो एक केवल आप सबसे पीछे जो HTTP है ना, HTTPS में ऐसा पूछा था कि यस का क्या पूरा नाम है, तो इसका मतलब होता है सिक्योर, है ना। तो ये ज़्यादा सिक्योर होता है HTTP से। क्वेश्चन नंबर 16 तो लैंग्वेज से है। कह रहा कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज कोड को पूरे प्रोग्राम के
एक साथ ट्रांसलेट करता है। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर एक साथ करता है, बिल्कुल बात सही है, और तोतियाँ भी एक साथ दिखा देता है। इंटरप्रेटर इंटायर कोड को एक बार में कंप्लीट करके EXE फाइल बना देता है। नहीं, इसका काम होता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो केवल पहला सही है जो कि सी ऑप्शन पर है। ठीक है, आगे आप सब देख सकते हैं कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम का एक बार में ट्रांसलेट करता है और आउटपुट जनरेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 15 कर कि प्राइमरी की किसी भी टेबल में नल वैल्यू को अलाउ करती है। क्या बात सही है? तो ऐसा नहीं कि नल जो प्राइमरी की किसी भी टेबल में नल वैल्यू को अलाउ करती है, गलत है। कारण कि फॉरेन की एक एट्रीब्यूट होता है जो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रिफ़र करता है, ये बात सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी पर सही लिखा है। आप सब यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। प्राइमरी की में नल वैल्यू की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, और जो कि फॉरेन की में किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रिफ़र करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट लगे, जो भी हार्ड आप सबको लगे ना, उसको नोट आप सब कर लीजिए। और AGTA वालों के लिए प्लेलिस्ट में जहाँ मैराथन है, केवल वही मैराथन देखें, 2-3 बार पढ़ें, रिवाइज करें बस। ठीक है, और अपना मेंस की तैयारी करें, जो भी सब्जेक्ट होगा। कह रहा कि क्लास C IP एड्रेस में डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क कितना होता है। देखिए, इसके कई क्लास होते हैं, तो क्लास C की बात किया है। ठीक है, तो पहला तो सही है। कह रहा कि क्लास C में कुल इतना अनएबल IP एड्रेस होता है, तो क्लास C में इतना नहीं होता है। ठीक है, तो गलत होगा दूसरा वाला। तो केवल कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही है। और आगे क्या है देखिए, क्लास C IP एड्रेस का रेंज कितना होता है, इतना से लेकर इतना तक होता है। इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क इतना होता है। ठीक है, इसमें प्रत्येक नेटवर्क में अधिकतम 256 IPS होते हैं, है ना, और 254 अनेबल है। तो इतना IP एड्रेस अनेबल है, जो कि गलत है। तो मैक्सिमम कितना होता है, 200 से लेकर 256 तक होता है, ये याद कर लीजिए। एक बार इससे क्वेश्चन बना था, आपके पेपर में छांटने के लिए दिया था चारों ऑप्शन में कि कौन सा IP एड्रेस सही है। कह रहा कि सर्किट स्विचिंग में कनेक्शन स्थापित करने के बाद डेटा ट्रांसफ़र होता है, सही है। और पैकेट स्विचिंग में डेटा फिक्स्ड पाथ से होकर जाता है, जिससे डिले कम हो। क्या बात सही है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सी होगा। देखिए क्यों गलत है, क्योंकि सर्किट स्विचिंग जैसे टेलीफोन नेटवर्क में पहले डेडिकेटेड पाथ बनाया जाता है। पैकेट स्विचिंग जैसे इंटरनेट में पैकेट अलग अलग रास्तों से भी जा सकते हैं, इसमें कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता ना, जिधर से मन कर उधर से जा सकता है। तो यही बात यहाँ पर गलत थी। आगे देखिए, कहा कि मैक एड्रेस हार्डवेयर आधारित होता है और जो नेटवर्क कार्ड में एम्बेडेड होता है, बिल्कुल बात सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। IP एड्रेस अस्थाई, जिसको बोलते हैं परमानेंट होता है और नेटवर्क डिवाइस के साथ साथ बदलता नहीं, एक गलत है। देखिए IP एड्रेस ना हर डिवाइस के लिए यूनिक होता है और ये चेंज होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, IP एड्रेस वाला गलत था। मैक एड्रेस हार्डवेयर में होता है और अस्थाई होता है, लेकिन जो IP एड्रेस होता है ना, नेटवर्क से मिलने वाला लॉजिकल एड्रेस होता है और ये बदला जा सकता है, स्टैटिक या डायनेमिक ऐसा नहीं है। ठीक है, और चेंज होता रहता है, लेकिन हर एक डिवाइस का यूनिक होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा कि OSI मॉडल में 7 लेयर होती है, जबकि TCP और IP में केवल 4। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, आप सबको इसको पढ़ाए हुए थे। OSI मॉडल में रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन में TCP IP ने पूरी तरह से उसे रिप्लेस कर दिया, ये भी बात सही। देखिए दोनों बात सही है, लेकिन दोनों अलग अलग। ठीक है, तो B ऑप्शन सही हो जाएगा,
बी ऑप्शन। OSI में कितने लेयर होती है? 7 लेयर, ठीक है, जबकि TCP और IP में 4 या 5 लॉजिकल लेयर होती हैं। लेकिन OSI एक थ्योरेटिकल मॉडल है, जबकि TCP IP वास्तविक इंटरनेट कम्युनिकेशन का मानक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह कि DNS प्रोटोकॉल IP एड्रेस को ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम बदलता है। बिल्कुल बात सही। DNS प्रोटोकॉल मुख्य रूप से TCP पोर्ट 25 पर काम करता है। कि क्या इसका पोर्ट नंबर आप सबको 25 बताया? नहीं, एक गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? सी। केवल कौन सा सही है? पहला सही है। देखिए DNS प्रोटोकॉल DNS प्रोटोकॉल का काम क्या करना? डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना, ठीक है। लेकिन यह UDP पोर्ट 53 पर काम करता है, कुछ स्थितियों में TCP 53, जबकि TCP पोर्ट 25 का उपयोग ईमेल में SMTP मतलब मेल को भेजने वाले प्रोटोकॉल में होता है, ठीक है। तो SMTP में पोर्ट नंबर 25 प्रयोग होता है, आप सबको पढ़ाए हैं। और अगला क्वेश्चन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से कह रहा कि हाइब्रिड क्लाउड एक ऐसा मॉडल है जो केवल प्राइवेट क्लाउड पर आधारित होता है। ये बात गलत है, प्राइवेट भी होता है ना, और गवर्नमेंट का भी होता है हिस्सा। तो पहला तो गलत है। हाइब्रिड क्लाउड मॉडल में डेटा और एप्लीकेशन को पब्लिक और प्राइवेट दोनों इन्वायरमेंट में मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला गलत था, दूसरा क्या था? सही कथन। देखिए हाइब्रिड क्लाउड में पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों का मिश्रण होता है, जिसमें डेटा को दोनों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल से है, कह रहा कि POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 प्रोटोकॉल सर्वर में ईमेल को क्लाइंट पर डाउनलोड करके सर्वर से हटा देता है। बिल्कुल बात सही है, इसके बारे में भी ऊपर बताए थे। IMAP प्रोटोकॉल डाउनलोडेड ईमेल को डिवाइस पर सिंक्रोनाइज नहीं करता है, उसे केवल व्यू करता है। ये बात गलत है, ठीक है। तो केवल पहला सही है, जो कि बनेगा सी ऑप्शन पर। तो देखिए कि POP3 ईमेल को डाउनलोड करता है और सर्वर से डिलीट कर देता है, जबकि IMAP SYNC करता है, जिससे ईमेल सर्वर और डिवाइस दोनों में मेल दिखाती है। तो इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है IMAP के माध्यम से। अगला क्वेश्चन कह रहा कि सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में एक ही की डेटा इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए प्रयोग होता है। बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन में 2 अलग अलग की होती है, और जिसमें से एक पब्लिक की और दूसरे प्राइवेट। ये भी बात सही। देखिए दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, दोनों बात सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आगे क्या है कि सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एक शेयर्ड की होती है, और एसिमेट्रिक में एक पब्लिक और एक प्राइवेट की होती है, ठीक है। ध्यान देना, एसिमेट्रिक में क्या होता है? पब्लिक भी होता है और प्राइवेट की दोनों होता है। आगे क्या है, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होती है जो कंप्यूटर बंद होती डेटा को खो देती। बिल्कुल बात सही है। और जबकि रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल परमानेंट। रोम एक प्रोग्रामेबल मेमोरी है जिसे कई बार इरेज और रीराइट किया जा सकता है। देखिए इसमें लिखा है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतनी बार आप सब राइट नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते हैं, ठीक है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होता है और कंप्यूटर को बंद होते डेटा इसमें से मिट जाता है, जबकि रोम नॉन वोलाटाइल होता है और एक बार प्रोग्राम करने के बाद आमतौर पर बदलना कठिन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 ऑपरेटिंग सिस्टम से कह रहा है कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में प्रत्येक प्रोसेस को एक बार इक्वल टाइम क्वांटम मिलाया जाता है, सही है। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसका पूरा नाम याद कर लेना। शेड्यूलिंग
और स्टारवेशन की समस्या को उत्पन्न नहीं करता। यही बात यहाँ गलत है, तो सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, पहला केवल सही है। तो देखिए क्यों गलत है कि राउंड रॉबिन एक प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसमें हर प्रोसेस को टाइम स्लाइस मिलता है, जबकि एसजेएफ में छोटे जॉब को बार बार प्राथमिकता देने से लंबे प्रोसेस का शिकार हो जाते हैं, जबकि वहाँ पर बोला था नहीं होते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है 26 कर कि वार्म स्वयं को दोहरा कर नेटवर्क के माध्यम से फैलते हैं और किसी होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती। क्या बात सही है? तो बिल्कुल बात सही है। ठीक है, वार्म क्या कहते हैं, अपने आप की प्रतिलिपि बनाते हैं। ठीक है, और ट्रोजन एक ऐसा वायरस होता है जो खुद को उपयोगी सॉफ्टवेयर की तरह प्रकट करता है लेकिन अंदर से हानिकारक होता है। ये भी बात सही है, आप सबको बहुत बार बताए हैं। ठीक है, दोनों सही है लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, ट्रोजन अलग, वार्म अलग। ठीक है, ट्रोजन क्या लगेगा आपको, एकदम असली की तरह लगेगा लेकिन बहुत खतरनाक होता है। जैसे आप सब कह सकते हैं मतलब धोखा देना, है ना, खुद को असली दिखेगा लेकिन रहेगा नकली। वार्म खुद को नेटवर्क में फैलता है और होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये अपने आप का प्रतिलिपि बना लेता है, जबकि ट्रोजन उपयोगी एप्लीकेशन की तरह दिखता है पर असल में ये हानिकारक होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट का हिस्ट्री से है। कर कि आर्पानेट पहला पैकेट स्विचिंग आधारित नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। बिल्कुल बात सही है। और टिम बर्नर्स-ली को ईमेल का आविष्कारक माना जाता है जो आर्पानेट के समय हुआ था। ये बात गलत, टिम बर्नर्स-ली नहीं है, ये तो डब्ल्यू के और URL के इन सब की खोज करते हैं, फादर कह सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा गलत था, पहला सही है, तो सी ऑप्शन। देखिए आर्पानेट सही में पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था लेकिन ईमेल का आविष्कार 1971 में कौन किए थे, रेड टॉमलिंसन साहब ने किया था। और टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था, डब्ल्यू और URL इन्हीं ने बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 OSI मॉडल से कर OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर डेटा को फ्रेम में बदलती है। बिल्कुल बात सही है। फिजिकल लेयर में हेडर और टेलर जोड़े जाते हैं ताकि ट्रांसमिशन सुनिश्चित किया जा सकता है। ये बात गलत बोल रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बन जाएगा, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। देखिए क्यों गलत है, डेटा लिंक लेयर में ही डेटा को फ्रेम में बदला जाता है और हेडर और ट्रेलर जोड़े जाते हैं। फिजिकल लेयर केवल बिट्स भेजती है, हेडर और टेलर नहीं जोड़ती है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर का काम क्या है, केवल बिट्स को भेजना, ना कि हेडर और टेलर को जोड़ना। 29 क्या है, कर की पोर्ट संख्या 443 और HTTPS ट्रैफिक को सिक्योर तरीके से ट्रांसमिट करता है। बिल्कुल बात सही है। टेलनेट और सिक्योर रिमोट लॉगिन प्रदान करता है और TCP पोर्ट 23 पर काम करता है। क्या बात सही है? गलत है, TCP 23 पर कहाँ काम करेगा, तो सी ऑप्शन है। देखिए पोर्ट 443 का प्रयोग HTTPS के लिए होता है जो SSL या TLS से सिक्योर्ड होता है, पर टेलनेट सिक्योर नहीं होता है। यह प्लेन टेक्स्ट ट्रांसमिशन करता है और सिक्योरिटी के लिए SSH जो कि पोर्ट नंबर 22 है पर प्रेफर किया जा सकता है। ठीक है, आप सबको अलग से जो पोर्ट नंबर का वीडियो है ना, पोर्ट नंबर का क्वेश्चन है, इस पर वीडियो बनाए हैं। SDLC का वाटरफॉल मॉडल सिक्वेंशियल और रिजिड होता है जिसमें हर चरण को पूर्ण करना आवश्यक होता है। बिल्कुल बात सही बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बोला है। वाटरफॉल मॉडल में क्लाइंट की फीडबैक को हर चरण में डायनेमिक रूप से शामिल किया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बन जाएगा सही। देखिए क्यों गलत है, कारण कि वाटरफॉल मॉडल एक लाइनर और सिक्वेंशियल मॉडल होता है जिसमें एक चरण को पूरा होने के बाद ही अगला शुरू होता है। मतलब जब एक काम शुरू हो मतलब कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा काम शुरू होगा। ठीक है, और इसमें क्लाइंट फीडबैक
और इटरेटिव नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन एल्गोरिथम से है, कह रहा कि बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना O(n) होती है क्योंकि वह सभी एलिमेंट्स को क्रम में खोजता है। सही है। लीनियर सर्च अनसॉर्टेड एरे पर काम कर सकता है, जबकि बाइनरी सर्च केवल, यहाँ देखिए केवल लिखा है, सॉर्टेड एरे पर लागू होती है। तो देखिए पहला वाला स्टेटमेंट था ना वो रॉन्ग था, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला गलत बोला है। ठीक है। तो देखिए क्यों गलत था पहला स्टेटमेंट, कि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना होती है और ये केवल शॉर्ट एरे पर काम करती है। ठीक है। जबकि लाइनर सर्च अनसॉर्टेड डेटा पर भी चल सकता है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, करके बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 और 1 का प्रयोग होता है, जबकि हेक्साडेसिमल में 0 लेकर 9 तक, ए से अब तक इसका कितना होता है, 16 होता है। तो पहला तो सही हो। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, ये गलत है। कितना बेस होता है, 2 होता है, एक होता है 0 और एक होता है 1। तो दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन बन जाएगा, केवल पहला सही है। ठीक है। और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, ये बात सही है, अभी आपको बताए थे। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, जो 0 और 1, और जबकि हेक्साडेसिमल का कितना होता है, बेस 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें यूजर को नकली वेबसाइट या मेल के माध्यम से गुमराह किया जाता है। बात सही है। देखिए स्पोकिंग ये भी सेम क्वेश्चन आप सबका पूछा था स्टेटमेंट से, और दोनों पूछा था, ये दोनों। ऐसा नहीं है कि अभी जो जूनियर असिस्टेंट का हुआ हम वहाँ से क्वेश्चन लिए, नहीं। इससे भी आप सब देखिए ना, कई बार क्वेश्चन आप सबको मिल जाएगा। लगभग 70 से प्लस वीडियो बना दिए हैं कंप्यूटर का, और मैराथन को छोड़ ही दीजिए। और ठीक है। करें कि स्पोकिंग में अटैकर पूरे यूजर का IP एड्रेस या ईमेल आइडेंटिटी चुरा कर उसे लेजिटिमेट्स के रूप में दिखाता है। दोनों बात सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों अलग अलग वक्तव्य है। ठीक है। देखिए फिशिंग और स्पोकिंग दोनों अलग अलग साइबर हमले होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है DDL कमांड जैसे क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप टेबल्स की स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए उपयोग होता है। सही है। DML कमांड सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट मुख्य रूप से ट्रांजैक्शन को रोल बैक या कमिट करने में उपयोग होते हैं। ये बात गलत है। ठीक है। तो केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब सही है। देखिए DDL का कार्य डेटाबेस और स्ट्रक्चर को बदलना होता है, जबकि DML डेटा के साथ काम करता है, और रोल बैक या कमिट TRL मतलब ट्रांसैक्शन और कंट्रोल और लैंग्वेज का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रेड्स एक लाइट वेट प्रोसेस होता है जो मेंस प्रोसेस के कनेक्ट को शेयर करता है। सही है। कह रहा है कि मल्टी थ्रेसिंग से CPU यूटिलाइजेशन घटता है क्योंकि प्रत्येक थ्रेड्स एक अलग अलग एग्जीक्यूट होता है। क्या बात सही है। देखिए अलग अलग एग्जीक्यूट होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि घट जाए। ठीक है। सी ऑप्शन है। थ्रेड से लाइट वेट होता है और कॉन्टेक्ट शेयर करता है। मल्टी थ्रेसिंग से CPU यूटिलाइजेशन बढ़ता है, ना कि घटता है। TCP/IP मॉडल की एप्लीकेशन लेयर में HTTP, FTP, SMTP जैसे प्रोटोकॉल आते हैं। क्या इसके अंतर्गत ये प्रोटोकॉल आते हैं? बिल्कुल बात सही है। TCP या IP मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर में केवल UDP प्रोटोकॉल का समर्थन करते। देखिए ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को भी आपको दो बताए थे, एक बता TCP, एक बताते UDP। तो दूसरा गलत है, तो केवल सी ऑप्शन बन जाएगा सही। ठीक है। देखिए एप्लीकेशन लेयर में सभी एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल आते हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI बोलते हैं। ठीक है। हार्ट ऑफ OSI
में टीसीपी और यूडीपी दोनों होते हैं। ये होता है, इसको हम क्या बताते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड बताते हैं टीसीपी। यूडीपी को क्या बताते हैं, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कह रहा कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और कोई उसमें मॉडिफाई कर सकता है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है, तो एकदम देखिए सही बोला है। आगे क्या है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सभी यूजर्स को सोर्स कोड एक्सेस और रीडिस्ट्रीब्यूशन की अनुमति देता है। क्या बात सही है? तो यहाँ पर पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत है। देखिए ओपन सोर्स का कोड पब्लिक होता, लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है, और इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन की अनुमति भी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, 38 कह रहा कि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती है और मीमोनिक्स का उपयोग करती है। बात सही है, ठीक है, तो सी ऑप्शन देखिए। हाई लेवल दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट होकर सीपीयू द्वारा बिना कंपाइलर के एग्जीक्यूट होता है। एक गलत है, ऐसे लग रहा है, एक गलत है, ठीक है। असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, एक ही साथ एग्जीक्यूट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। करें कि एमएस वर्ड में हेडर और फुटर केवल प्रिंट लेआउट व्यू में एडिट किया जा सकता है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और एक्सेल में डॉलर का उपयोग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को दर्शाता है। बिल्कुल बात सही, तो दोनों सही, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। एमएस वर्ड में हेडर और फुटर को प्रिंट लेआउट में ही सही ढंग से एडिट किया जा सकता है, और एक्सेल में डॉलर का प्रयोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए होता है। ये फिक्स्ड हो जाता है, इसको अगर आप कहीं कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी वही रहेगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एथिकल हैकिंग में सिस्टम की कमजोरियों को खोजकर उन्हें सुधारने में मदद करती। हैकिंग बहुत प्रकार के होते हैं ना, तो ये है एथिकल हैकिंग। क्या कहता है, जैसे मान लेते हैं आपका सॉफ्टवेयर है, आपके सॉफ्टवेयर में कोई कमी है, तो कोई तीसरा उसको मतलब खोज लेगा कि क्या कमी है, फिर आपको बता देगा, है ना, मतलब अच्छा काम करता है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक टेक्निक है जिसमें अटैकर मैलिशियस एसक्यूएल कोड के द्वारा डेटाबेस एक्सेस करता है। ये भी बात सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आप सब क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। आप सबको सेशन कैसा लगा, आप सब अपनी फीडबैक आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।